हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी गुरु। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल एंड एसबीआई पीओ टुगेदर। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं कि हमारा चैनल एसएससी गुरु है। इसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो आजकल मैं आपको ये बता देता हूँ कि एसबीआई पीओ का फॉर्म आया है। फॉर्म अभी फिलअप शुरू हो चुका है और सीजीएल का प्रिपरेशन भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो अभी एसबीआई पीओ का फॉर्म आया है तो लोग सोच रहे हैं अब क्या करूँ, एसएससी करूँ या एसबीआई पीओ करूँ या फिर दोनों करूँ। ये कन्फ्यूज़न लेके जब किसी और के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं नहीं, या तो आप करो तो सीजीएल करो या तो करो तो आप एसबीआई पीओ करो, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल अलग है। ऐसा है ही नहीं कि आप दोनों एक साथ कर सकते हो। आप दोनों एक साथ लेकिन कर सकते हो। ऐसा है कि दोनों का सिलेबस बहुत मिलता जुलता है जिसको कि आप एक साथ कर सकते हो। और क्योंकि एस बी आई पी ओ में क्या है कि अगर अभी आप करना शुरू करते हो तो आपको विद इन 6 मंथ्स में जॉब मिलेगा। और एस एस सी सी जी एल करोगे तो हो सकता है कि 2019 भी चला जाए आपको, आपकी ज्वाइनिंग आते आते। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा है कि आप एस बी आई पी ओ को साथ में लेके चलो और एस एस सी सी जी एल का तो आप एग्ज़ाम दोगे ही। पहले आओ मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों का जो है वो एक्सपेक्टेड शेड्यूल क्या है। तो एक्सपेक्टेड शेड्यूल जो है वो सी जी एल 2017 का ये है कि अनाउंसमेंट जो है वो नोटिफिकेशन का वो मार्च में होगा और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो अप्रैल में होगा। उसके बाद जो डेट है एस सीजल का एग्ज़ाम का वो लिखा गया है एसएससी की तरफ से कि वो जून से जुलाई में होगा। लेकिन मैं ये बताता हूँ कि जून में एसएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा नहीं पाता है। उसके पास इतनी परेशानियाँ रहती हैं, इतनी उसको रुकावटें आती हैं कि वो एग्ज़ाम को जो है वो जुलाई के बाद ही ले पाता है। जुलाई या तो लास्ट वीक में लेगा या फिर अगस्त से स्टार्ट करेगा। इसलिए इसके लिए आपको बहुत काफ़ी टाइम आपको मिल जाता है। तो आइए आपको मैं अब एस के शेड्यूल के बारे में बताता हूँ। एस का शेड्यूल जो है वो फॉर्म तो है वो आउट हो चुका है। 7 फेब से वो फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। आप भर सकते हो, कितनों ने भर भी दिया होगा। तो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो डेट है वो 29 और 30 अप्रैल और 6 एंड 7 मई को बताया गया है। और रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल 10 दिन के बाद आ जाएगा। आपको 17 मई को आपको रिज़ल्ट आ जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो मेंस एग्ज़ाम का सिर्फ 5 दिन के बाद आ जाएगा। इसलिए आपको एग्ज़ाम देके बैठना नहीं है, आपको प्रिपरेशन पे लग जाना है मेंस का एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि 2-3 चीज़ें बढ़ जाती है, कंप्यूटर उसमें आ जाता है, जनरल अवेयरनेस उसमें ऐड हो जाएगा। इसलिए आपको वो एग्ज़ाम के लिए बैठना नहीं है, उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर देना है। तो ऑनलाइन का जो मेन एग्ज़ाम है वो 4 जून को होगा। 4 जून 2017 को ये ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगी जो मेंस का होगा। और फिर उसके बाद रिज़ल्ट उसमें आएंगे, फिर फर्दर प्रोसेस उसमें होएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ पहले सीजीएल और एसबीआई के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। देखिए, इसका जो जॉब प्रोफाइल है वो भी बहुत अच्छा है सीजीएल का, और जॉब प्रोफाइल जो है एसबीआई का वो भी बहुत अच्छा है। दोनों में आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि वो ख़राब है या वो ख़राब है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में एसएससी सीजीएल जो है यूपीएससी के बाद जस्ट सेकंड नंबर पे आता है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन तो एसबीआई पीओ में भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि इसमें कंपटीशन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीजीएल जो है वो एक नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें आपको जानकारी चाहिए होती है आपको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, बहुत हाई कट ऑफ जाता है। इसलिए आपको कट ऑफ से काफ़ी ऊपर निकलना है, इसलिए आपको ये सब कुछ आना चाहिए। ये नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम है। और एस बी आई पी ओ जो है वो नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, ये एक्यूरेसी और स्पीड बेस्ड एग्ज़ाम है। आपका स्पीड कितना है, आप कितना एक्यूरेट हो, आप जो करते हो वो कितना सही करते हो, उस पर डिपेंड करता है एस बी आई पी ओ। तो मैं आपको बताता हूँ जॉब प्रोफाइल क्या है। जॉब प्रोफाइल जो है वो एस एस सी सी जी एल में करीबन 29-30 पोस्ट हैं, जिसमें बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो ग्रुप बी के हैं और बहुत सारे पोस्ट जो हैं वो ग्रुप सी के हैं। तो ग्रुप बी के पोस्ट में कुछ अच्छी पोस्ट हैं, जैसे कि एक्साइज हो गया, कस्टम इंस्पेक्टर हो गया, फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, सीएसएस हो गया, उसके बाद बहुत एमईए का पोस्ट हो गया। तो कुछ पोस्ट जो है वो इसमें बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो अच्छी हैं और कुछ पोस्ट जो है वो अच्छी नहीं हैं। लेकिन मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ कौन सी पोस्ट अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ जॉब प्रोफाइल जो है इसमें सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। सीजीएल वाले में, एसबीआई पीओ वाले में भी बहुत अच्छी खासी सैलरी है। लेकिन सीजीएल जो है वो बहुतों का ये भी ड्रीम जॉब होता है, एसबीआई पीओ भी बहुतों का ड्रीम जॉब होता है। और वर्कलोड की अगर हम बात करेंगे तो वर्कलोड जो है वो सीजीएल का वर्कलोड मैं समझता हूँ थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो अगर आपकी पब्लिक डीलिंग नहीं है, आपको ऑफिस बेस्ड काम हो या फील्ड जॉब हो,
दोनों जो है वो एसएससी सीजीएल में थोड़ा रिलैक्स वाला जॉब होता है। आपको उतना ज़िंदगी से मतलब जिसको कहते हैं ना हाय तौबा मचा के रखना कि आप सुबह 10 बजे उठो, जल्दी जल्दी भागते भागते ऑफिस जाओ और फिर जब शाम में वापस घर आओ तो बिल्कुल बैटरी ड्रेन्ड हो गया यार, अब तो आपको चार्जिंग पे बिठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एसबीआई पीओ में थोड़ा उस तरह का जॉब है, क्योंकि यहाँ पे आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, इसलिए ये थोड़ा सा इसमें बैंकिंग का वर्कलोड है थोड़ा हमेशा ज़्यादा होता ही है। कुछ भी हो जाए, अब अगर डिमोनेटाइजेशन आया, देखिए बैंक वालों को रात रात बाद काम करना पड़ा, इसलिए बैंकिंग का जॉब जो है वो थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। सैलरी और बेनिफिट्स की बात करें तो एसएससी सीजीएल में जो सैलरी है वो करीबन 59,000 के आसपास की सैलरी बनती है, और एसबीआई पीओ की जो सैलरी है वो 44,000 के आसपास बनती है। तो यहाँ पे सैलरी में भी सीजीएल जो है वो थोड़ा आगे निकल गया। और अगर रेप्यूटेशन की अगर बात की जाए तो रेप्यूटेशन में सीजीएल वाले की रेप्यूटेशन ग्रुप बी वाले पोस्ट की अगर खासकर बात करें तो रेप्यूटेशन एसबीआई पीओ वाले से थोड़ा ज़्यादा है। एसबीआई पीओ आप बन जाओगे, आपको लोग कहेंगे अरे वाह मैनेजर साहब आ गए भाई, क्या बात है। और अगर आप सीजीएल कर लो तो आपको सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि लोग समझते हैं अरे इंस्पेक्टर बन गया, पुलिस बन गया, पता नहीं कौन सा पुलिस बन गया भाई, लेकिन वो सिर्फ सोचेंगे अरे पुलिस बन गया, ये कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर देगा, इसलिए इनसे लोग बहुत डरते हैं, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और आइए अब फ्यूचर की बात करते हैं। तो फ्यूचर जो है एसएससी सीजीएल वाले का थोड़ा सा वो जिसको कहते हैं कि सिमट जाता है। सिमट जाता है इन द सेंस कि पहला जो आपका प्रमोशन है वो 5 साल में होएगा, फिर अगला जो प्रमोशन है वो 10 साल में होएगा। और ये सिर्फ कुछ पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ पोस्ट में तो ऐसा है कि 20-20 साल लग जाते हैं प्रमोशन में। तो आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन करोगे उसी पोस्ट में आपको बहुत दिन तक काम करना पड़ेगा, और एसबीआई पीओ में वैसा नहीं है। एसबीआई पीओ में आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर में सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप 2 साल के बाद आप उसमें प्रमोट हो जाओगे ग्रेड 2 में, फिर ग्रेड 1 में। आपका वहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होता है, और सीजीएल जो है वहाँ पे आपका जो प्रमोशन है वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होगा, वो प्रमोशन जो है वो आपका एक्सपीरियंस बेस्ड होगा। तो एक्सपीरियंस बेस्ड प्रमोशन जो है वो होता है इसमें। आइए ट्रांसफ़र की बात करते हैं। ट्रांसफ़र जो है जैसा कि मैंने बोला कि एक्सपीरियंस बेस्ड प्रमोशन होता है सीजीएल में, तो अगर आप ट्रांसफ़र लोगे तो सपोज़ 2 साल आप कहीं पे काम किए और ट्रांसफ़र ले लिए, तो ट्रांसफ़र ले लिए तो आप जिस जगह पे जाओगे वहाँ से फिर से आपका सर्विस पीरियड नए तरीके से शुरू करेगा, वो फिर से 5 साल काउंट करेगा, फिर आपका प्रमोशन देगा। या फिर अगर 5 साल के बाद आप जा रहे हो तो वहाँ से फिर जब आप ट्रांसफ़र लोगे फिर वहाँ से 10 साल वो काउंट करेगा। इसलिए यहाँ पे ट्रांसफ़र का जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है। जबकि एसएससी सीजीएल, जबकि एसबीआई, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है वो थोड़ा अच्छा है, थोड़ा जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र आप करवा सकते हो यहाँ पे। और भी बहुत चीज़ें होती है जिसको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं बताता हूँ कि टाइम जो है बचा है प्रिपरेशन के लिए एसएससी सीजीएल का और एसबीआई पीओ का। जो टाइम बचा है सीजीएल के लिए अभी बचे हैं 6 महीने, 6 महीने का आपके पास समय है, और एसबीआई पीओ के लिए करीबन 1.5 महीना का आपके पास, सब पकड़ लीजिए 2 महीने का आपके पास टाइम बचा है। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ कैसे दोनों एग्ज़ाम को एक साथ आप क्लियर करोगे। देखिए सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के बारे में जानना होगा, उसकी सिलेबस क्या है ये आपको पता करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और फिर आपको स्ट्रैटेजी पता चल गई, फिर सोर्स के बारे में आपको पता करनी पड़ेगी, सोर्स क्या क्या है, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मॉक। प्रैक्टिस आप करो, मॉक दो, देखो कहाँ गड़बड़ हुआ, वापस प्रैक्टिस करो। मतलब जिसको कहते हैं ना कि यहाँ पे लूप चलता है, अगर आप इस पोजीशन पे हो तो यहाँ आओ, फिर इस पोजीशन पे तो यहाँ जाओ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक तरह से लूप चलता है, आपको ये करना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके एग्ज़ाम क्लियर होने के। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अभी स्टार्ट करने के पहले एक एक मॉक देना चाहिए, चाहे एसएससी सीजीएल का हो या फिर एसबीआई पीओ का हो। एसबीआई पीओ का एक आप मॉक दे दीजिए, बहुत सारे वेबसाइट है जिसपे फ्री में अवेलेबल होते हैं। आप सीजीएल के लिए एक मॉक दे दीजिए और देखिए कि आप कितना मार्क्स ला रहे हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो कट ऑफ है वो 137.5 मार्क्स गया था इस बार, ठीक है। तो 137.5 जो है वो गया था, और एसबीआई पीओ के लिए जो कट ऑफ है वो 47.5 था। तो इतना के बाद आपको अभी टेस्ट देने के बाद ये समझ में आ जाएगा कि आप 47 से कितना दूर हो या कितना करीब हो, और 137 से कितना दूर हो या कितना करीब हो, ठीक है। तो अगर वहाँ यहाँ पे 137 के अराउंड अगर आप 120 के आसपास लेके आ रहे हो, 120 के आसपास आप लेके आ रहे हो, और 47 था तो आप यहाँ पे 30-35 लेके आ रहे हो, तो आपको
थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करना है और साथ में मॉक्स को लेके चलना है। लेकिन अगर आप अभी मॉक देते हो और मॉक देने के बाद आपके मार्क्स इसमें आ रहे हैं 110 या 100 और इसमें मार्क्स आ रहे हैं आपके 25, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। पहले 1 महीना आपको पढ़ाई करना है अच्छे से, फिर आपको टेस्टिंग पे जाना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर आपको आगे मैं समझाता हूँ कैसे क्या करना है। तो देखिए सिलेबस जो है एसएससी का सिलेबस जो है उसमें रीजनिंग 25, जीके 25, मैथ्स 25, इंग्लिश 25 मार्क्स का होता है। सॉरी 25 क्वेश्चन होते हैं सारे में और टोटल 200 मार्क्स का होता है। इसमें सारा क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 75 मिनट का टाइम दिया जाता है। और एसबीआई पीओ में रीजनिंग 35 मार्क्स का होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है वो 35 मार्क्स का होता है और इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का होता है। और ये जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है। 1 आवर का कंपोजिट टाइम आपको मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश पे इतना खर्च करना है, क्वांट पे इतना खर्च करना है या रीजनिंग पे खर्च करना है। जिस पे आप जैसे खर्च करो बस आप एग्ज़ाम निकाल लो भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीजीएल जो है वो नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें आपको कट ऑफ जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको सब कुछ आना चाहिए और ना सिर्फ आना चाहिए, वो सही सही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगा के आ गए, ABCD 4 ही ऑप्शन तो है, 4 में से एक तो सही होगा, आप कुछ भी लगा दो, हो सकता है सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर कुछ आना पड़ेगा तभी आप क्लियर कर पाओगे। और एसबीआई पीओ जो है वो स्पीड एंड एक्यूरेसी बेस्ड एग्ज़ाम है। इसमें आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, इसमें आपका एक्यूरेसी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाओगे। क्योंकि कंपटीशन दोनों एग्ज़ाम में बहुत है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम जो है वो अपने अपने जगह पे टॉप एग्ज़ाम माना जाता है। आइए आपको मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दूँ। सिलेबस जो है वो सीजीएल के रीजनिंग का सिलेबस ये है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डायरेक्शन, रैंकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। ये टोटल जो है 25 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 50 मार्क्स के होंगे। मैं आपको सजेशन करता हूँ कि इसमें आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो और 50 के 50 मार्क्स लाने के लिए पढ़ो। अगर 50 में आप 50 नहीं 50 में 48 लाते हो तभी आप यहाँ पे सिलेक्शन करने का जो एक चांसेस है उसमें आप आगे बढ़ पाओगे। मैं आपको इसमें गाइड करूँगा कि कैसे आप सीजीएल के रीजनिंग में 50 में 50 आप मार्क्स लेके आओ, मैं आपको बताऊँगा आगे के वीडियोज़ में। लेकिन पहले अभी देखते हैं एसबीआई का लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या आना है। देखिए इनइक्वलिटीज़ आएगा, सिलोजिज्म आएगा, आने का चांस है, नहीं भी आ सकता है, कोई इसका भरोसा नहीं है, एसबीआई कुछ भी दे देता है। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, डाटा सफिशिएंसी भी आ सकते हैं, पजल्स भी आ सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी आ सकता है, लेकिन ब्लड रिलेशन निश्चित रूप से आएगा ही। मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि इनइक्वलिटीज़ के 5 क्वेश्चन को आप गलत मत करो, ठीक है। डायरेक्शन और डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं 2 से 5 के बीच में, यानी करीबन इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप उसको गलत मत करो। उसके बाद ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन को गलत मत करो, ठीक है। तो टोटल नंबर हो गए 11। मैं आपको बोल रहा हूँ बिना पजल किए हुए आप कैसे बना सकते हो, बिना पजल के आप इसमें 11 मार्क्स लेके आ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप 50 नहीं भी लाते हो तो आप यहाँ से 48 लेके आ जाओ। 48 अगर आप लाते हो आप काफ़ी आगे रहोगे औरों से। इसलिए कैसे लाना है ये मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा इसमें, क्योंकि अगर आप यहाँ से 48 ला देते हैं फिर आपके इंस्पेक्टर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आइए मैं आपको अब अगले स्लाइड में बताता हूँ। पहले सिलेबस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। सीजीएल के मैथ्स का जो सिलेबस है ये है। इस सिलेबस में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको गलत नहीं करना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन इस पोर्शन में 40% जो वेटेज है वो इतना पोर्शन का 40% वेटेज है, ठीक है। ये जो ऊपर का टॉप 4 है इसमें आपको 40% मार्क्स लाने हैं। 40% मार्क्स होंगे जिसमें आप जितना ज़्यादा लेके आओ वो ज़्यादा बेटर है। बाकी का 10% जो है वो DI लेके आएगा। इसका मतलब 50% तो आपका इधर ही निकल गया। फिर आपका बचा नंबर सिस्टम से लेके और रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन तक, ये आपका आएगा 50 मार्क्स का, ठीक है। अभी आप एसबीआई मैथ्स के लिए देखिए, इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन आएगा, नंबर सिस्टम आएगा, एवरेज आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, इंटरेस्ट आएगा, नंबर सीरीज आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा और स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क एंड मिक्सचर
के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप देखिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर लेने हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उसके बाद आप आइए डाटा इंटरप्रिटेशन कर लीजिए, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन, करीबन करीबन ये दोनों मिला के 18 क्वेश्चन आएंगे। 18 क्वेश्चन आएंगे, तो वो 18 क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, कर लेना है। उसके बाद देखिए एवरेज के 1 क्वेश्चन और रेशियो प्रोपोर्शन के 1 क्वेश्चन, इंटरेस्ट के 1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के 1 क्वेश्चन और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के 1 क्वेश्चन आएंगे। तो मिला जुला के इसमें टोटल जो 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस 35 में आपको कोशिश करना है कि 25 टू 28 मार्क्स आपको लेके आने हैं। आप इसमें 7 क्वेश्चन को छोड़ दो, इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और यहाँ से आप हर हाल में 28 मार्क्स निकालने का कोशिश करो। और अगर मैथ्स की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप 45 मार्क्स लाने की कोशिश करो। जब आप 45 मार्क्स लाते हो, और पिछले वाले स्लाइड में जैसा कि मैं आपको बताया था कि 48 मार्क्स आपको लाने हैं, तो 48 मार्क्स यहाँ से और 45 मार्क्स यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से टोटल 93 मार्क्स निकाल के लेके जा रहे हो इन 2 सेक्शन से। सीजीएल की बात मैं कर रहा हूँ, सीजीएल में 93 मार्क्स निकाल के आप जा रहे हैं। और एसबीआई के मैथ्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 43 मार्क्स आप यहाँ से लेके जा रहे हो। 43 मार्क्स आपको यहाँ से निकालने हैं। मतलब कि मैं पिछले स्लाइड पे आपको बताया था कि 11 मार्क्स और इस स्लाइड पे मैं 28 मार्क्स लिखा था। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि आपका 39 मार्क्स ही बन रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको 43 यहीं से निकाल के जाना है। इसका मतलब कि आप या तो इस स्लाइड पे कर लो, इस स्लाइड वाले पोर्शन पे मेहनत कर लो। मैथ्स में आपको यहाँ से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको निकालना है आप यहाँ से निकाल लो। करीबन करीबन आप अगर 40 भी पहुँच जाते हो तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हो यार। इसमें कुछ भी नहीं होता है एसबीआई वाले में। फिर आप इंग्लिश की बात करने आओ तो एसएससी सीजीएल के लिए जो इंग्लिश का पोर्शन है वो ये है। इसमें आपको हर कुछ करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्पेलिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मतलब कि यहाँ से आपको कम से कम 37 मार्क्स गेन करना है। 37 मार्क्स अगर आप गेन कर लेते हो तो फिर आपके यहाँ पे 130 मार्क्स बन जाएंगे, और 130 मार्क्स बन जाएंगे तो आप लोगों से बहुत आगे रहोगे। तो मैं बताऊंगा आपको आगे के वीडियोस में कि कैसे आप 37 मार्क्स को ईजिली क्रैक कर सकते हो। देखो, काम तो 2 तरह से करते हैं, एक तो गधा भी काम करता है और दूसरा घोड़ा भी काम करता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि घोड़े की तरह काम करना सीखो। गधा तो बस बिना काम किए भी लोग दूसरे को गधा ही बोलते हैं इसलिए गधा की तरह काम मत करो, घोड़े की तरह काम करो। आओ देखो एसबीआई के इंग्लिश के लिए कैसे करना है। एसबीआई का इंग्लिश के लिए एरर स्पॉटिंग पे काम करना है। एरर स्पॉटिंग के बाद आप पैराजंबल अगर आए तो उस पर काम कर लो। अगर पैराजंबल नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्लोज टेस्ट तो आपका आएगा ही आएगा। क्लोज टेस्ट जब आएगा तो क्लोज टेस्ट पे आप डेफिनेटली काम करो, अच्छे से काम करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि 10 मार्क्स एरर स्पॉटिंग का, 10 मार्क्स क्लोज टेस्ट का, 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स के बाद फिर जो भी आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स पे थोड़ा काम कर लो यार। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर पाते तो कर लो, अदरवाइज कुछ लोग इसको प्रेफर नहीं भी करते हैं तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ से उधर से आपको 40 मार्क्स आ रहे थे उन 2 सेक्शन से, और इस सेक्शन से आपको कम से कम 14 मार्क्स बनाना है। 14 मार्क्स कैसे आप बनाओगे? एरर स्पॉटिंग का आपके पास 10 क्वेश्चन हो गया, क्लोज टेस्ट का 10 क्वेश्चन हो गया, और फिल इन द ब्लैंक्स का 5 क्वेश्चन हो गया, डबल ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको 25 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स बनाने हैं। अगर आप 13 मार्क्स बना लोगे, आप हमारे चैनल को आके फिर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने आपको ये तरीका बताया कि बिना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कैसे आप कर सकते हो, बिना ग्रामर पढ़े कैसे कर सकते हो। देखो, इसमें एरर स्पॉटिंग में कोई ग्रामर नहीं चाहिए होता है। मैं आपको बताता हूँ कि एरर स्पॉटिंग को कैसे करेंगे, और क्लोज टेस्ट को कैसे करेंगे, और पैराजंबल को कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, ये लोग करते नहीं हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, आप जाओ, अभी 2 महीना टाइम है, बुक उठाओ। कौन सी बुक उठानी है? बीएससी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का जो बुक है उस बुक को उठाओ। सिर्फ और सिर्फ तुम उस बुक को बनाओ, और कुछ नहीं बनाना है। एरर स्पॉटिंग आपको करनी है, क्लोज टेस्ट आपको करनी है, और फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। इनको छोड़ के आपको कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। ये तीनों आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको कहता हूँ आप 30 नहीं, आप 20 लेके आओगे। और जब अच्छा एग्ज़ाम जाएगा तो आप एक बार आके मेरे चैनल पे कमेंट कर देना, ताकि मैं देख लूँगा कि नहीं मेरे बताए हुए तरीके से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है।
तो अभी आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा और आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। कट ऑफ क्लियर करोगे, आपको मेंस में बैठने का चांस मिलेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेंस को करना है इजी वाले तरीके से, क्योंकि डिफ़िकल्ट तरीके से तो लोग करते ही हैं, उनकी तो कोई कमी होती नहीं है करने वालों की। और एक कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जो डिफ़िकल्टी से करते हैं वो अच्छा नहीं है, निकालना है तो दोनों तो निकालते ही हैं। अब आइए देखते हैं एसएससी सीजीएल के लिए एक और आपका ये बच गया है कि जनरल अवेयरनेस का पार्ट आपका बच गया है। जनरल अवेयरनेस में देखिए स्टैटिक जीके और साइंस और करंट अफेयर्स से कुछ कुछ आता है। तो स्टैटिक जीके से क्या क्या होता है, कल्चर से होता है क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन होता है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होता है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन होता है, इकोनॉमिक और पॉलिटी का क्वेश्चन होता है। सेम साइंस से भी होता है, बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस से होता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे करना है और कैसे अच्छे से करना है। आप देखो, आप पॉलिटी कर लो, देखो आप इकोनॉमिक्स कर लो, इकोनॉमिक्स करने के बाद आप हिस्ट्री कर सकते हो या फिर ज्योग्राफी कर लो। ये दोनों में से छूटना नहीं चाहिए, एक चीज़ कंप्लीट होना चाहिए। और फिर आप कल्चर कर लो। कल्चर जो है वो बहुत आसान सा टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। जैसे कि डांस आपको पूछ देगा कि कौन सा डांस किस जगह से है, ये सब लैंग्वेज की बात पूछ देगा, ये मंदिर कहाँ है, ये सब पूछ देगा। तो ये सब जो है वो कुछ छोटा छोटा सा है, थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस है, इसको आप कर लो। ये नंबर लाने का सबसे आसान सा तरीका होता है। फिर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे बायो वाले सेक्शन में कि बायो वाले सेक्शन में कैसे आपको करना है। ठीक है, तो बायो वाले सेक्शन से आपको बायोलॉजी, डिजीज़ और न्यूट्रिशन से टोटल 4 से 6 क्वेश्चन आएंगे। 4 से 6 क्वेश्चन जो आएंगे बायोलॉजी वाले सेक्शन से, इसमें आपको बहुत ही आसान है। आप 6 क्वेश्चन में करीबन 3-4 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। वैसे ही केमिस्ट्री में 1-2 क्वेश्चन में एक कर ही सकते हो, फिजिक्स में 1 क्वेश्चन कर ही सकते हो, कंप्यूटर्स में 1 क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए, जो कुछ भी है आप कर सकते हो। करेंट अफेयर्स जो है वो थोड़ा फॉलो करना एग्ज़ाम के टाइम का, अभी मत करो। अभी करेंट अफेयर्स पोर्टफोलियो स्कीम के लिए कुछ भी मत करो। एग्ज़ाम जब आएगा, बहुत सारे ऐप है मार्केट में, उस ऐप को आप फॉलो करो। जैसे एसएससी अड्डा हो गया, ग्रेडअप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, बहुत सारे ऐप है। आप किसी भी ऐप को करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, एग्ज़ाम टाइम में। अभी अगर करोगे फिर आप अपना टाइम फालतू का वेस्ट करोगे। इसलिए अभी आपको इस सेक्शन पे मेनली फोकस करना है, स्टैटिक और साइंस वाले पोर्शन पे, ताकि उधर से आपके 130 बन रहे थे, यहाँ से आपको कम से कम 25 मार्क्स लेके आना है। अगर आप 25 मार्क्स लेके आओगे तो आपको 155 मार्क्स बनेगा, 155 मार्क्स बनेगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे पोजीशन पे रहोगे। करीबन आप 2000 रैंक के आसपास पहुंच जाओगे। 2 से 3000 के रैंक पे आप रहोगे, तो आप 3000 रैंक पे रहोगे तो सीजीएल की वैकेंसीज जो है वो 9000 आती हैं, 9000 वैकेंसीज आती हैं। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार थोड़ी वैकेंसीज ज़्यादा होंगी, इसलिए आप टेंशन मत लो, आप इतना पहले करो, फिर आपको मैं बताता हूँ कैसे आगे करना है। तो जब ये सिलेबस का पता चल गया हमें, अब आगे क्या करना है। आगे देखिए क्या करना है, इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। एसएससी के लिए जो बुक्स है वो रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, जीके के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, मैथ्स के लिए आप राकेश यादव सर की बुक ले लो और या फिर किरण की बुक ले लो। इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक ज़रूर करो, और प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही करना है। जैसे कि प्रीवियस ईयर आप नहीं छोड़ सकते, सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। और इंग्लिश की बात करें तो नीतू मैम की आप बुक ले सकते हो या फिर एसपी बख्शी ले सकते हो, दोनों बहुत ही अच्छी किताब है। जिनको अगर बेसिक थोड़ा क्लियर है वो एसपी बख्शी से स्टार्ट कर लो, और नीतू सिंह जो है अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो नीतू सिंह से स्टार्ट कर लो। अभी आप देखो एसबीआई के लिए लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की अगर बात मैं करूं, तो दोनों के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि बीएससी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, इसमें जो भी दिया है सब कुछ पढ़ो। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश में क्या पढ़ना है वो मैंने आपको अभी बताया, इंग्लिश में वही पढ़ो। और पढ़ने के बाद वो पढ़ो, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर करो। किसी भी इंस्टीट्यूट का आप ढूंढो कौन सा अच्छा इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ लो। उस इंस्टीट्यूट का बस टेस्ट सीरीज लेते टाइम ये ध्यान देना कि वो एनालिसिस कितना अच्छा करके देती है, वो एनालिसिस देखो, बार बार करो। और मैं आपको पहले भी बताया कि टेस्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट के बगैर आप नहीं जज कर सकते कि आप जो सीखे वो कितना सही सीखे और कितना अच्छे से सीखें। और टेस्ट में थोड़ा माइंड का यूज़ होता है,
टाइमर सेट होता है, इसलिए आपको टाइम का भी ध्यान रखना है, किस सेक्शन में कितना देना है वो भी ध्यान रखना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन से सेक्शन को बाद में अटेम्प्ट करना है वो भी ध्यान रखना है। इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जितना आप पढ़ाई से नहीं सीखते उससे कहीं ज़्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट से सीखते हो। ठीक है, तो आप इतना करो। और फिर से मैं आपको एक बार कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये हमारा चैनल का नाम है SSC गुरु। और मैं आपके लिए आगे भी वीडियो बनाऊंगा, और आपको कमेंट करना है कि मैं आपके लिए कौन सा वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आपको बताने होंगे। मैथ्स में मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, और फिर आपको SSC के लिए मैं GK पे बहुत अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, मैथ्स पे वीडियो बना सकता हूँ, और इंग्लिश पे भी अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आपको कमेंट करने होंगे, लाइक करने होंगे, सब्सक्राइब करने होंगे इस वीडियो को। और फाइनली मैं आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और जाते जाते फिर से मैं कह देता हूँ कि आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि ये एक चैनल है, इसमें दोनों एक साथ मैं प्रिपेयर करने के लिए आपको बताया हूँ। और आगे भी कोई ज़रूरत आएगा प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।